राइट मॉर्निंग। तो शुरू करिए। बेसिक डाउट पहले एक उठा लेते हैं। द डाउट वाज ऑफ दिस फैशन। एक कैपेसिटर के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक डाला है, राइट? Yes, sir. हाँ, आगे बोल। Capacitance of a parallel plate capacitor becomes 4 by 3 times its original value. अच्छा, वो बोल इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वैल्यू कितनी होती है कैपेसिटेंस की? एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। फिर आपने डाइलेक्ट्रिक डाला एंड आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक तेरा कैपेसिटेंस कितना बन जाता है? 4/3 टाइम्स ओरिजिनल ना? Yes, sir. अच्छा, आगे बोलो। If a dielectric slab of thickness E equals to D by 2 अच्छा, T इक्वल टू D by 2 इज इंट्रोड्यूस्ड is inserted. Yes. एंड तुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है, राइट? Yes, sir. ओके, इजी पीजी जापान इजी। मैंने शायद आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो C बिकम्स एप्सिलॉन 0 A ओवर D माइनस T प्लस T बाय K। तो एकदम आसानी की जैसे, तो C की जगह 4/3 C0 लिख दो इज एप्सिलॉन 0 A एंड D माइनस थिकनेस कितना है? D by 2 प्लस D by 2K। ऑलराइट, तो 4/3 C0 की जगह एप्सिलॉन 0 A by D। D माइनस D by 2 इज D by 2। ओके, एप्सिलॉन 0 A एप्सिलॉन 0 A कट। तुमको D by 2 भी कॉमन लेना है, आई डोंट माइंड। तो पहले पूरा D by 2 यहाँ पे ले लो 4 टाइम्स D by 2 1 प्लस 1 by K इज इक्वल टू 3D। डी मर जाना और 4/2 इज 2, तो 2 प्लस 2 by K इज 3, तो 2 by K 3 माइनस 2 इज 1, तो K इज इक्वल टू, ठीक है? Yes, sir. अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। वैसे वीडियो में तो आ ही जाएगा, नो इश्यूज। ओके ओके जी। हो गया सर। अच्छा, एक और था, मेरे को एक बंदे ने मैसेज करके बताया था इस टाइप के सम्स नहीं जम रहे, ऐसा बोला था उसने मेरे को। तो इस टाइप के मतलब कौन सी टाइप के? तो इस तरह कुछ सम्स थे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये ऐसा है, ये ऐसा है ए, ये ऐसा है बी, एंड पूछा जाता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस आइडिया। तो सबसे पहली बात, मैं कुछ भी करने से पहले इन चारों प्लेटों को नंबर दे दूंगा। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ओके, और मेरे को टीचर ने हमेशा बताया था कि ए फॉर एप्पल, ए से शुरू करने का हमेशा कोई भी चीज। तो मैं हमेशा ए फॉर एप्पल से शुरू करता हूं। तो ए फॉर एप्पल से शुरू किया। अब ए वाला जो है, ए पॉइंट कौन सी प्लेट के साथ कनेक्टेड है? यू कैन सी इट इज कनेक्टेड विथ 2। ओके, अब ए वाला बना देने के बाद आप ऊपर से शुरू करते जाओ। कैन यू सी वन, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 एक कैपेसिटेंस फॉर्मेशन में है। तो ये प्लेट नंबर 1 और ये प्लेट नंबर 2 नाउ इन अ कैपेसिटेंस फॉर्मेशन। 2 और 3 भी एक कैपेसिटेंस फॉर्मेशन में है और 3 जो है पॉइंट बी के साथ लगा हुआ है। 2 एक और बार बनाएंगे एंड 3 के साथ लगा हुआ है और ये 3 है पॉइंट बी। एंड फाइनली 3 भी 4 के साथ लगा हुआ है एंड 1 एंड 4 बाय बाय। तो 1 एंड 4 इज बाय बाय एंड 3 लगा हुआ है इसके साथ। लाला, देखा आपने? ये और ये दोनों सीरीज, तो C और C सीरीज में है। तो कितना हो गया? C/2। मैं इक्विवेलेंट सर्किट यहां बनाता हूं। ये C/2 और ये C। कैन यू सी बोथ आर इन पैरेलल? तो C/2 और C पैरेलल मतलब 3C/2 हो जाएगा। सो C इक्विवेलेंट is C plus C/2 which is 3C/2 एंड C की जगह आप बिल्कुल एप्सिलॉन 0 A by D लगा सकते हैं। फेयर इनफ। एक और ऐसा था, I'll just move through like a jiffy।
कैसा था, ऐसा था कि ये ए पहले तो नंबरिंग मोड नाल ओके, वन नंबर ए के साथ कनेक्टेड, ए के साथ नंबर वन कनेक्टेड है। वन किसके साथ सेटिंग मार रहा है, मतलब कैपेसिटर बना रहा है टू के साथ, ये रहा तो आना टू, टू और थ्री भाई भाई है ओके, एंड थ्री फोर के साथ सेटिंग बना रहे है बरोबर है। तो ये थ्री, टू और थ्री भाई भाई और थ्री फोर के साथ बना रहा है भाई। टू, मेरे को किसी ने बोला सर टू और थ्री सेटिंग नहीं बना रहे, भाई भाई में सेटिंग नहीं होता। कैन यू सी, ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है, मतलब सेम पोटेंशियल पे है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो सेम लाइन पे है, एंड दिस इज कॉल्ड ले बटे टू ले। हो गया है, दोनों सीरीज में है, तो सी इक्विवेलेंट इज सी बाय टू विच इज एप्सिलॉन जीरो ए बाय। एक और बताओ, बताओ एक और, कोई बोल ही नहीं रहा, क्या है नहीं ऐसे। नंबर, पहले नंबर 1 2 3 4। अच्छा भाई सबसे पहले ए किस किस के साथ कनेक्टेड है, ए वन और फोर के साथ, ओके जी, ये वन के साथ और ये फोर के साथ ओके। वन किसके साथ सेटिंग मार रहा है, टू के साथ, वन टू के साथ सेटिंग मार रहा है। टू किसके साथ सेटिंग नहीं मार रहा है भाई, टू और थ्री दोनों भाई भाई है, पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है ओके। थ्री फोर के साथ मार रहा है ओके, थ्री फोर के साथ मार रहा है, टू और थ्री बाय बाय। खेल खल्लास। ये दोनों किस में है जी प्यारे लाल, तो सी इक्विवेलेंट इज सी प्लस सी विच इज टू सी विच इज टू एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी। एक और बताओ ना, तो आप बोलोगे नहीं है ना, बोलते हो आप लोग, या आप लोग घर पे करोगे या मेरे वर्कशीट में ऐसे टाइप के सम्स है, अगर आपने देखे हो तो ये ऐसा है, 1 2 3 4, सबसे पहले ए से शुरू हुआ, तो ये ए किसके साथ कनेक्टेड है, वन और थ्री ओके, ये वन और ये थ्री ओके। वन किसके साथ सेटिंग मार रहा है, टू के साथ, ये टू का सेटिंग, अच्छा टू भी कमीना है, टू थ्री के साथ भी मार रहा है ओके, टू का सेटिंग थ्री के साथ भी है ओके, और थ्री भी कम नहीं है, थ्री का भी फोर के साथ है। ये दीन दुनिया में न जाने क्या क्या हो रहा है। और फोर और टू जो है वो बी के साथ है, फोर और टू जो है वो बी के साथ है ओके। भैया किस में लग रहे हैं जी, पैरेलल में लग रहे हैं, तो सी इक्विवेलेंट इज सी प्लस सी, बोले तो थ्री सी विच इज थ्री एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी। ये ले खेल खलास बराबर। तो ये सारी चीजें देखी थी, इसमें खेल खल्लास किया था, ऑलराइट। तो इस तरह पूरा वर्कआउट हो रहा है ओके, बराबर है, सब ठीक चल रहा है ओके। तो अब मैं उड़ा रहा हूं, अभी अपना काम चालू करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट का दिन रहने का। तो मैग्नेटिक इफेक्ट आपको याद हो, शुरुआत हुई थी ऑर्स्टेड से। ऑर्स्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी that whenever current flows through a wire, magnetic field is produced around it। वो आपको याद हो, वो स्कूल में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई और ऐसा सब हो गया। तो ऐसा था कि वायर में से करंट पास हो तो मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड इट। द फर्स्ट गाय ऑर्स्टेड जिसने ये पूरा आइडिया शुरू किया, ऑर्स्टेड। तो ये उसका कंट्रीब्यूशन था। फिर बायो और सवार आए, और बायो और सवार ने अपना लॉ दिया कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या हो। तो फॉर एग्जांपल ये इसका टिनुंग टिनुंग हो रहा है, किसी का माइक चालू है क्या?
तुम्हारे में से टीनू टीनू हुआ? नहीं सर। तो ये यामिनी पटेल कौन है? सर हेलिक्स। माय गुडनेस, ए तू कैसे ज्वाइन हुई? मैंने तो तेरे को ज्वाइन नहीं किया। तेरे पास कुछ सेटिंग है? पता नहीं होगा। नहीं सर। हाँ मैं भी सोचूं। ओके, वेलकम अलिश, वेलकम। सो आई गॉट दिस वायर, यू नो, वेरी लॉन्ग वायर, एंड उसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेट अस से आई। ये पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे यू नो अपने को फाइंड करने का मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं एंड ये है अपना आई डी एल बार, और यहां से मैंने पोजीशन वेक्टर निकाला, दिस इज आर बार। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस एलिमेंटल करंट आई डी एल बार इज मैग फील्ड एट पी ड्यू टू आई डी एल बार इज, मस्त इक्वेशन हुआ करता था अगर आपको याद हो तो, dB बार is mu naught by 4 pi IDL bar cross r cap whole over r square। वो लॉल्स इक्वेशन था एकदम, पहला इक्वेशन। सो dB बार हमको पहली बार पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड को B बार कहते हैं। सो dB बार छोटा सा एलिमेंट है तो dB बार is mu naught by 4 pi IDL bar cross r cap over r square। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, एंड जिसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा, पहली बार पता चला कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला। निकोला टेस्ला के ऊपर ये ऑनर में इसका ये यूनिट रखा गया। क्वेश्चन ये था सर आईडीएल बार का डायरेक्शन कैसे पता चले जाए? तो डायरेक्शन ऑफ आईडीएल बार इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम इस तरह कहा करते थे कि आईडीएल बार में, डीएल बार का तो सिर्फ नाम है, हमें असल में करंट का काम है। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ आईडीएल बार, and this is how the entire cookie is crumbling. Also, I'm sure you know r cap is r bar over r, तो उसको यहां लगा के एक और अप्रतिम इक्वेशन मिल रहा है, dB bar is mu naught by 4 pi IDL bar cross r bar over r cube। and आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो मॉड dB बार इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl r sin थीटा ओवर r क्यूब, एक r कटेगा तो dB बार इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin थीटा बाय r स्क्वायर में लिखूंगा अभी। पर ये तो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है पूरे उसमें। तो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नेट मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेट मार देंगे तो काम हो जाएगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड at P due to all such elements, B bar is integral dB bar over the whole wire। पूरा इस तरह होता। अरे हम फुकट में उड़ा दिए, डायरेक्शन फाइंड करना था। ये वायर तुम्हारा, ये तुम्हारा करंट एलिमेंट आईडीएल बार, ये तुम्हारा पॉइंट P और ये है आर बार। क्वेश्चन ये था कि इधर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बिकॉज यू नो डीबी के ऊपर बार है, इट्स अ वेक्टर। तो आईडीएल बार क्रॉस आर बार उसका वो है, तो अगर ये आईडीएल बार है और ये आर बार है तो राइट हैंड रूल के जरिए अंदर की तरफ जाने वाला ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस चैप्टर में आपको राइट हैंड रूल का काफी एप्लीकेशन लगेगा। एंड अंदर जा रहा है तो हम क्रॉस के जरिए इसको अंदर दिखाते हैं, एंड बाहर आ रहा होता तो डॉट के जरिए हम इसको दिखाते। सो डॉट मीन्स कमिंग आउटसाइड, कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड क्रॉस मीन्स गोइंग इनसाइड फ्रॉम यू। सो दिस इज द आइडिया अबाउट ऑर्स्टेड। और ऑर्स्टेड के इसी आइडिया की वजह से हमको कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड मिले, वायर, रिंग, सोलेनॉइड वगैरह। तो आओ देखते हैं वायर, वायर कुछ क्या है। वायर के काफी अलग अलग टाइप के वो मिल जाते हैं। लॉन्ग कंडक्टर कभी कभी इनफाइनाइट होता है, कभी कभी फाइनाइट होता है। हम शुरुआत फाइनाइट से करते हैं। ये
वायर है ए बी, फाइनाइटली लॉन्ग, कैरिंग करंट आई एज यू कैन सी, ये है पॉइंट पी, and as you can see this point P is at a perpendicular distance y from the wire, and ये तुम्हारा एंगल है थीटा 1, ये तुम्हारा एंगल है थीटा 2, ये तुम्हारा एंगल है अल्फा 1 और ये तुम्हारा एंगल है अल्फा 2. And there were three wonderful equations. I hope you remember the magnetic field at P. Point P due to wire AB. I hope आपको ट्यून याद हो इसकी. We used to say B is mu naught I by 4 pi y sin theta 1 plus sin theta 2. दूसरा mu naught I by 4 pi y cos alpha 1 plus cos alpha 2. And for an infinitely long conductor, for an infinitely long conductor, अगर आप देख पा रहे हैं इन्फिनिटी लॉन्ग होता तो B would stretch up to infinity, तो ये जो थीटा 2 है बढ़ते 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 90 हो जाता, ये would also go to infinity, बढ़ते 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 90 हो जाता, तो थीटा 1 and theta 2 would both be 90. Putting that 90 here, sin 90 plus sin 90, we would get a very lovely equation. B is mu naught I by 2 pi y. One of the most celebrated equations of this chapter. So, for a wire, we got three equations. B is mu naught I by 4 pi y, sin theta 1 plus sin theta 2, mu naught I by 4 pi y, cos alpha 1 plus cos alpha 2, and mu naught I by 2 pi y, 2 pi y by 2 pi y. इस तरह पूरा मस्त सेट हुआ था. अगर आपको नॉस्टैल्जिक हो रहे हो तो पुराने जमाने याद आ रहे. एग्जैक्टली एक आध साल पहले ये सब किया था, शायद भूल गया हूं. अच्छा, कुछ टिप्स देना चाहूंगा. पहला, फॉर अ सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब दिस वायर इज नॉट टोटली इनफाइनाइटली लॉन्ग, इट इज सेमी इनफाइनाइट. इसका मतलब है सपोज यहां से ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, सपोज ये ए है और ये टिक 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 ये ऐसा है और ये पॉइंट पी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है, ये थीटा 1 ये थीटा 2 बोलो, और ये थीटा 1 तो इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है. सो थीटा 1 इज 90 एंड थीटा 2 इज थीटा. इसी इक्वेशन में लगा दिया जाए म्यू नॉट आई बाय 4 पाई y sin 90 प्लस sin थीटा. तो sin 90 इज हाउ मच 1, तो 1 प्लस sin थीटा. ये सेमी इनफाइनाइट वायर एक और तरीके का है जो आपको बताना चाह रहा हूं. ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी यूज होती है, अपने बोर्ड वगैरह में काफी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था. ये सेमी इनफाइनाइट वायर इधर से इंफिनिटी तक स्ट्रेच कर रहा है और ये हुआ तुम्हारा पॉइंट पी. कैन यू सी हियर? सो ये इधर है, ये उधर है. सो थीटा 1 तो 90 है, थीटा 2 जो है वो 0 है, बराबर. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई y sin 90 प्लस sin 0. sin 0 is 0, sin 90 is 1, so finally you get mu naught I by 4 pi y. Also, one more tip is happening. If point lies on the line joining the wire, suppose there is a wire AB carrying current I, and this is point P. If you see carefully, this point is lying on the line of the wire. So here theta 1 and theta 2 are both 0. So B is mu naught I by 4 pi y sin 0 plus sin 0. Sin 0 is 0. 0 plus 0 0. Mu naught I by 4 pi y into 0 0. तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एट पी भी कितना हो जाएगा, बिग एट 0. तो ये सारी चीजें वायर में आती हैं. तो दिस इज हाउ द एंटायर कुकी इज क्रम्बलिंग. एंड फाइनली हम आगे बढ़ते हैं. ये तो वायर हो गया. लेट्स गो डाउन टू रिंग. रिंग भी मस्त थी.
if you remember the ring, wire के बाद this was a ring of n turns, say n turns थे इसके, radius was r, this was the center, and this was the axis of the ring. इस point P पे ये x था या r था, याद नहीं आ रहा मुझे, छोटा r था शायद. ओके, तो what is the magnetic field? Current carrying ring है सर जी. I, the mag field at point P lying on the axis at a distance छोटा x from center. ये भी एक अच्छा याद रखने वाला इक्वेशन था. B is mu naught r square by 2 x square plus r square raised to 3 by 2. Mu naught r square by 2 x square plus r square raised to 3 by 2. And the more celebrated equation at the center. At the center x कितना हो जाएगा 0. x को 0 लगा डाला और क्या मिल गया b at the center? Moni by 2r. Mu naught ni by 2r. We used to call it Moni by 2r. Alright, this was how the entire thing was moving. For x much greater than a, I mean x much greater than r, then यहाँ पे r वाला उड़ जाता था, and as a result what you used to get? You used to get some beautiful equation. Vs mu naught r square by 2x cube. Well, I guess you never used this shit. You never used this. You used only this. 99% of the time there was only this. Ring मतलब ये है, ये ठीक है, you know, आ गया तो आ गया, जरूरत पड़ी तो हमने ले लिया, बाकी कुछ नहीं. तो ये रिंग का फंडा है. एंड मैं आपको बता दूं कि सपोज द रिंग इज लाइक दिस, कैरिंग करंट लाइक दिस, मेरी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है और बैक आ रहा है नीचे से, तो right hand rule will signify the direction of magnetic field at that point. We use the right hand rule for that. You hold the current carrying ring in your right hand such that if the curled fingers indicate the direction of current, then the outstretched thumb indicates the direction of the magnetic field. Wire में भी कुछ ऐसा ही. Suppose this is a current carrying wire, nip pointing towards direction of current. Hold the current carrying wire in your right hand such that thumb indicates direction of current, then the curled fingers indicate direction of the magnetic field. So अगर point ऊपर है, ये ऐसा है, magnetic field is coming towards you, and अगर point नीचे है, magnetic field is going inside, इस तरफ जा रहा है. So this was how thing moved. फिर रिंग का एक और टिप था, आर्क. मस्त था आर्क. This is like a current carrying arc sort of. So you had this point, and this was the arc. This was the current carrying arc, which was subtending in angle theta here, and radius was r. The question was, what was the magnetic field at O? This is a very bad O. What is the magnetic field at the center of the arc due to this current carrying arc? So one equation would satisfy all that. B mu naught I theta by 4 pi r. This one equation was that for arc, and right hand rule यहाँ भी लगेगा. This arc is a part of a ring. तो इसी तरह ये करंट यहाँ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जाएगा. याद रखें ये एप्लीकेशंस मैग्नेटिज्म के लिए बहुत जरूरी है. तो सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करने से काम नहीं चलता. यू नीड टू फाइंड आउट डायरेक्शन आल्सो, किस तरह डायरेक्शन वर्कआउट कर रहा है. सो दिस वाज इट. जब बहुत सारी रिंग्स एक साथ में रख दूं तो इट बिकम्स व्हाट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड. एंड सोलेनॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि टू मेनी रिंग्स एक साथ, और इस सिचुएशन में रिंग्स के अंदर मेनी रिंग्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, whereas outside the rings the magnetic field is zero. So inside the rings mag field is uniform in one direction, and
outside the system, outside the rings, mag field is 0. ओके, तो इस तरह लगाते थे पूरा, ये एक हॉलो हेलिकल टाइप का ये सिलेंडर लिया था एंड वायर वाउंड किया था, एंड बैटरी से करंट प्रोवाइड करते थे, ऑल करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, let us say like this, पूरा like this, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर इस तरफ पूरा स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म. Alright, this was the direction of magnetic field inside the solenoid. And if you wish to find out the magnetic field कितना है अंदर, so we had a couple of equations, same like the wire. I would tend to draw a small solenoid, and this is point P, let us say. And हमेशा ड्रॉ करने में थोड़ा जोर हो जाता है. And as usual, okay. All right. So here, very important. छोटा n is बड़ा n by length L. जितने turns है upon ये suppose length L है. This is called number of turns per unit length. And इसको मैं नाम देता हूं alpha 1 और इसको alpha 2, and this is phi 1 and this is phi 2. Then magnetic field at P inside the solenoid, but of course is B is mu naught छोटा ni by 2. याद आ रही बात है? Sin alpha 1 plus sin alpha 2 and mu naught छोटा ni by 2 cos phi 1 plus cos phi 2. And for an infinitely long solenoid, you don't call it an infinitely long solenoid, you call it a very long solenoid. What do you actually mean is that the length is much larger than the radius of the solenoid. For example, इसका radius देखो इतना है, ये suppose solenoid हो, इसका radius इतना है, इसकी length काफी बड़ी है. So you can consider this as a very long solenoid. So for a very long solenoid, suppose length है 1 मीटर की और रेडियस है 2 सेंटीमीटर का, this is a very long solenoid. तो V is mu naught छोटा ni. Remember mu naught छोटा n मतलब बड़ा n by L into I. आपको मेजॉरिटी केसेस में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ होता है, नहीं दिया होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया होगा, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड दिया होगा, यू कैन फाइंड छोटा n, नॉट अ प्रॉब्लम. फिर हम देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ. एक्चुअली टोरॉइड करने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ का जानना बहुत जरूरी है. एंड एम्पियर सर्किटल लॉ ने एक बहुत ही छोटी बात और मस्त बात करी थी, जैसे फ्लक्स का था वैसा ही कुछ. एम्पियर्स लॉ, एंड एम्पियर ने कहा कि the line integral of the magnetic field, so integral over the closed path b bar dot dl bar is mu naught sigma I. मस्त एकदम. sigma I मतलब the sum of currents enclosed by the loop. So here sigma I is the sum of currents enclosed by the loop. अब करंट पॉजिटिव या नेगेटिव है ये कैसे फाइंड होगा? तो जिस तरह आप मूव कर रहे हो, अगर सपोज आप इस तरह मूव कर रहे हो, यो आपका उंगलियां जा रही है और अंगूठा इस तरफ आ रहा है, तो जो ऊपर वाले करंट्स होंगे यू विल टेक देम पॉजिटिव, नीचे जाने वाले करंट्स होंगे यू विल टेक देम नेगेटिव. सो दिस वाज हाउ एम्पियर्स लॉ मूव. और इसको यूज करके हमने बनाया था टोरॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. सोलेनॉइड है पूरा लंबा, उसको घुमा के दोनों एंड्स इकट्ठा कर लिए, कुछ इस प्रकार का सीन हो गया, काफी बड़ा हो गया. ओके, वी यूज्ड टू कंपेयर इट टू अ डोनट, और नहीं तो लोकल देसी लैंग्वेज में मेदू वड़ा बोलते थे इसको.
तो ये मेदू वड़ा विद स्पैगेटी वाउंड किया हुआ है, मतलब एक्चुअली वायर वाउंड किया, डोंट गेट एक्साइटेड. सो दिस वाज हाउ इट वर्क. ओके, सो ये वाला फंडा चल रहा है, ये वायर वाउंड किया हुआ है, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट करंट फ्लो हो रहा है मस्त. यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि ये जो पॉइंट है इनसाइड, लेट अस से एट अ डिस्टेंस r, कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इनसाइड. आपको याद हो तो दिस पार्ट इज लाइंग आउटसाइड द सॉलिनॉइड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर के पार्ट में, इन द मेदू ऑफ द वड़ा. सो मैग फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द सॉलिनॉइड at toroid, mag field at P inside toroid is BS. Anybody? Mu naught Ni by 2 pi r. and ये n by 2 pi r को मैंने छोटा n नाम मुकर्रर किया था, तो म्यू नॉट छोटा Ni. इक्वेशन देखने में एकदम सॉलिनॉइड जैसा ही लग रहा है, और है भी, क्योंकि सॉलिनॉइड से ही तो जन्मा है टोरॉइड. सो बी इज म्यू नॉट छोटा Ni. बस वहां सॉलिनॉइड में छोटा n वाज बड़ा n by L, टोरॉइड में छोटा n इज बड़ा n by 2 pi r. तो आगे बढ़ते हैं, मेरे जो भी कंपोनेंट्स थे वो खत्म हो गए. अब कुछ इंपॉर्टेंट लॉस की तरफ बढ़ते हुए, कि सपोज आई कीप a current carrying conductor in a magnetic field, then it will experience a force. So एक एक इक्वेशन के फंडे है. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एकदम मस्त इक्वेशन. F bar, suppose I have a conductor IL bar, I keep it in a magnetic field V bar, then the force on it F bar is IL bar cross V bar, and magnitude of the force F is Bill sin theta. You know, I might tend to remind you of the FBI rule. FBI. So if middle finger shows the direction of current, this is the direction of the magnetic field, then this thumb will tell you the direction of the force experienced by the wire. So you can see force experience is perpendicular. This is F, this is B, this is I. Hey, sorry, it was not right hand rule, it was left hand rule. Right? Don't forget that. We also called it Fleming's left hand rule. मैं भूल गया कि अमिताभ बच्चन वो लेफ्ट हैंड से ही गन निकालता है, लेफ्टी इज. सो FBI, this is how the things will work. Fleming's left hand rule से इस आइडिया का गठन होता है. एंड एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर मैं दो वायर्स रख दूं पास पास, तो क्या फोर्स होगा? फोर्स बिटवीन टू वायर्स. सपोज मेरे पास दो वायर है, एंड दोनों में लेट अस से करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है. दिस इज द सोर्स वायर, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. लेट अस कॉल इस वायर का लेंथ इज L. तो और ये डिस्टेंस दोनों के बीच में है y. देन द फोर्स F, एनीबॉडी? म्यू नॉट I1 I2 L बाय, एंड सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, we call it F by L, is mu naught I1 I2 by 2 pi y. एक बात आपको यहाँ पे बता दूं, if both currents are in the same direction, force will be attractive, and if currents are in mutually opposite direction, force is going to be repulsive. But more important than this was the idea of 1 ampere. हमने इससे 1 ampere current का SI definition find out किया कि suppose मैं I1 और I2 को 1 amp रखूं, y को 1 मीटर रखूं, then this F by L becomes mu naught by 2 pi. Mu naught is 4 pi into 10 raised to minus 7. 4 pi by 2 pi is 2. So I say if the force per unit length between two wires carrying currents of 1 ampere each, separated by carrying equal currents and separated by a distance of 1 meter is 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter, then the current through both wires is said to be 1 ampere
each. So यहीं पे लिख देता हूं if I1 is 1 amp, is I2 is 1 amp and Y is 1 meter, then F by L is 2 into 10 raised to minus 7 न्यूटन पर मीटर. ये हो गया डेफिनेशन 1 एम्पियर का. आगे बढ़ते हैं. लॉरेंट्ज फोर्स, लॉल्स, एकदम एक एक इक्वेशन एक से बढ़कर एक, कोई कम नहीं. और जिसको इक्वेशन याद है, जिसको एप्लीकेशन याद है, वो किंग है भाई. कोई सीन ही कोई नहीं है. तो Lorentz force gives us the equation for the force on a particle, on a charge q, which is moving with a velocity v bar in a magnetic field v bar. पहले मैं सिर्फ magnetic force find करूंगा. If a charge q moves with velocity v bar in a magnetic field v bar, then magnetic force, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाद में लेते हैं, we'll call it Fm bar. एक इक्वेशन, Fm bar is Q V bar क्रॉस V bar. एकदम जालिम. एंड इसका मैग्नीट्यूड Fm is QVB sin थीटा. इस इक्वेशन को देखा तो ये ख्याल आया कि अगर वेलोसिटी और ये थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, तो थीटा विल बी जीरो. एंड इफ थीटा इज जीरो, sin जीरो इज जीरो, तो द फोर्स इज आल्सो जीरो. सो इफ v बार एंड v बार आर पैरेलल, ये टिप में 1, इफ v बार एंड v बार आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, then Fm is equal to 0. तो मूव ही नहीं करेगा. दूसरा, if particle, if charge is stationary, stationary मतलब velocity 0 है, तो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं. पार्टिकल का मूव होना अत्यावश्यक. So that is why this magnetic force is called a velocity dependent force. If the particle is stationary, there will be no magnetic force. For the magnetic force to act, the particle has to have some velocity. And let's move on. Ki if there are both electric as well as magnetic fields, then net force, this equation is called Lorentz force. So F bar is Fe bar plus Fm bar. This is electric force, this is magnetic force. Superposition का फंडा है. I am sure Fe bar you know is QE bar, Fm bar is Q V bar cross V bar. So putting both of them together, F bar is Q E bar plus V bar cross V bar. वो मैन, आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में QE बार ही है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल मूविंग है या स्टेशनरी है. इलेक्ट्रिक फोर्स स्टेशनरी पार्टिकल पे भी एक्ट करेगा, जबकि मैग्नेटिक फोर्स में V बार है, इंडिकेटिंग कि मैग्नेटिक फोर्स तभी एक्ट करेगा जब पार्टिकल का मोशन हो रहा है. स्लो मोशन या फास्ट मोशन वो डिफरेंट बात है, बट मोशन जरूरी है. तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए मोशन जरूरी है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए मोशन का कोई दरकार नहीं है. ऑलराइट, सो दिस वाज लॉरेंट्ज फोर्स. और लॉरेंट्ज फोर्स का प्राइम एप्लीकेशन सर जी साइक्लोट्रॉन, नाम तो सुना ही होगा. जो पार्टिकल को गोल गोल घुमा सके और उसकी स्पीड बढ़ा सके, ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन. पर साइक्लोट्रॉन करने से पहले उसका प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी है. प्रिंसिपल यह है कि सपोज मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है. एज यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड. और एक और बना देते हैं, और चार्ज पार्टिकल कहीं यहां से एंटर करे with a velocity v bar. Can you see v bar is like this, magnetic field is going inside the board. तो v bar cross v bar, फोर्स किस तरफ लगेगा? ऊपर. मतलब पार्टिकल को जाना यूं है पर उस पे फोर्स यूं है. तो टक टक टक, whenever velocity and acceleration are perpendicular, direction changes.
तो टक 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 टक, एंड ये टक 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 आपको दिखाऊं मैं इंग्लिश में तो कुछ इस प्रकार का होता है। इट्स अ सर्कुलर पाथ वो, और यहां से आधा रोटेशन मार के ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। लेट अस से द सर्कुलर पाथ हैज अ रेडियस r, या छोटा r रखना है, छोटा r रखो सानू की। ओके, तो हम ये कहते हैं कि पार्टिकल हैज परफॉर्म्ड हाफ अ रेवोल्यूशन एंड इट हैज कम आउट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट हैज कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन ये है रेडियस कितना होगा। पहली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन ऑलवेज। जब भी मैं कहीं फंस जाता हूं, कुछ भी दिक्कत होती है, आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, हु प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। एंड यहीं से mv²/r इज qvb sin थीटा। भाई थीटा कितना, ये v बार, ये v बार 90, तो vv को कट जाना है एंड फाइनली आपके हाथ में क्या आ जाएगा, इक्वेशन अप्रतिम। सो रेडियस ऑफ द पाथ r is mv by qb. So it was all beautiful. Also, you could write v as r omega. Omega को c लगाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो r is m r omega c by qb. Omega c मतलब angular frequency of cyclotron. तो r कट गया and you are left with omega c is what, omega c qb by m. And you also know omega is 2 pi nu. 2 pi nu c लगा डाला. So what do you get finally? Nu c, frequency of cyclotron, qb by 2 pi m. भाई ये इक्वेशन को देख के ये अंदाजा आता है चार्ज कांस्टेंट होता है यूजुअली, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, तो nu c is also constant. That is, frequency does not depend on radius or velocity. So nu c does not depend on either radius or velocity. तो इन इक्वेशंस को यूज करके हम बनाने वाले साइक्लोट्रॉन, आप इसको देख लो, मैं पानी पी लेता हूं। एंड अब साइक्लोट्रॉन की बातें करें कैसे बनता है। यू नो वी यूज 2 Ds, डी शेप के हॉलो बॉक्सेस होते हैं, and it was something like this. I don't know whether I can draw it again. Okay, और बीच में एक होल होता है। वाह, ये थोड़ा बड़ा हो गया। Is looking good. Okay, तो this was the hole जिसमें से पार्टिकल आने वाला है बीच में। एंड हमने पहली बार, अच्छा पहले मैग्नेटिक फील्ड तो बना दे। एंड दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड बी बार, एंड यहां हमने पहली बार एक एसी सोर्स लगाया। दिस वाज द एसी सोर्स। एसी सोर्स, एसी इज ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर तो आपको पता ही चला, पर पहली बार तब एसी सोर्स देखा था। एसी सोर्स कुछ ऐसा होता है, this is the cycle. So this one cycle is comprising of 2 half cycles. This is one positive half cycle, this is a negative half cycle, indicating कि किसी एक मोमेंट ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव होगा, किसी मोमेंट ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव होगा। तो इस तरह पूरा पोलैरिटीज चेंज होता रहता है। हमने टाइम t इक्वल टू 0 पे इस पार्टिकल को बाहर निकाला था। जैसे ये पार्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, हमने एसी सोर्स चालू किया, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव, तो सपोज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इट गॉट अट्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शन एंड छोटा सा चक्कर मार के, आधा चक्कर मार के बाहर आया। जैसे बाहर आया साइकिल चेंज हुई, तो अब इसने अट्रैक्ट किया फोर्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंक्रीज इन वेलोसिटी। वो आपने देखा वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो रेडियस भी इंक्रीज हुआ, बाहर आया तो अट्रैक्शन का कारवां चलता रहा और फाइनली बाहर निकालने के लिए हमने इसको एक
डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करवाया ताकि वो टारगेट पे जाके बॉम्बार्ड कर सके। वाह, लवली। सो ये सारा आइडिया ये एसी सोर्स का फंडा था। पार्टिकल को गोल घुमाने का काम करता है मैग्नेटिक फील्ड, पर पार्टिकल को एक्सिलरेट कराने का काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एसी सोर्स। पोलैरिटी चेंज करता जाएगा तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाएगी। याद रहे, डीज के अंदर पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। इट इज ओनली व्हेन इट गोज फ्रॉम वन डी टू अनदर वो एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है। जैसे ही वो इसमें घुस गया यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे ही बाहर निकला एक्सीलरेशन। So acceleration happens only when the particle moves from one d to another. Inside either of the d's, the particle will move with constant speed. बराबर? और बाहर निकलते ही accelerate. तो acceleration happens only outside the d's. अंदर तो it moves with constant speed. So this was the idea of a cyclotron. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स एक्सेलरेट नहीं करा पाता क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी हो जाती है, तो और बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड भी यूज करना पड़ता है। तो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन, तो हमने देखे थे वो सब। आगे बढ़ते हैं। दिस इज जस्ट एन आइडिया, मुझे लगा आपको करा दूं तो ये करा दिया मैंने। अच्छा, कभी कभी ये भी सीन होता है कि सर व्हाट इफ द द एंगल इज नॉट 90 डिग्री, तो क्या होगा? हमने इसका भी एक आइडिया देखा था। सो दिस वाज एक्स एक्सिस, दिस वाज द वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, this is the direction for the magnetic field, and there is a particle with velocity v, and the angle is not 90 but is making an angle theta with the magnetic field. हमने 0 देखा, 180 देखा, 90 देखा, ये थीटा वाला नहीं देखा। In this particular case what I'll do is I'll make two components of this velocity. ये वाला है v parallel, we call it v parallel, which is v cos theta, and this is v perpendicular, which is v sin theta. If you look carefully, let's first consider v parallel and v bar in horizontal direction. The angle between v parallel and v bar is 0 degree. So v parallel is parallel to v bar, तभी तो उसका नाम v parallel है। So theta is 0. तो फोर्स लगेगा नहीं, so no force. So in horizontal direction, particle moves with constant speed. Particle moves with constant speed. And how much distance would it cover? तो इस इक्वेशन से पता चलेगा x is v parallel into t, which is v cos theta the whole into t. Equation number 1. In vertical direction, you can see v perpendicular and b bar are perpendicular. तो जब v bar और b bar perpendicular हो तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा ही। सो पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, नो डाउट। एंड हु प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। सो m v perpendicular square by r is q v perpendicular b sin 90। भाई जिस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं उसी के गाने का ये कट गया, तो रेडियस r क्या मिलेगा? m v perpendicular by qb, which I would write as m v sin theta by qb. So आपका रेडियस का इक्वेशन आ गया। ऑल्सो अब आपको टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड इज 2 pi m by qb. You know, distance is speed into time लगा डाला। I don't want to fall into derivations. So you can see टाइम पीरियड को थीटा वीटा के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ, दे आर ऑल कांस्टेंट। उनको वेलोसिटी के साथ, रेडियस के साथ, थीटा के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये गोल गोल भी घूमना है और आगे भी जाना है, तो इट विल मूव लाइक दिस। गोल गोल घूमेगा, आगे भी जाएगा, और एक रेवोल्यूशन के बाद जितना आगे गया, that horizontal distance is called pitch. So pitch is the distance traveled by the particle in one revolution. So pitch is speed into time. तो speed कितना है भाई? v cos theta the whole into t, और t की जगह लगा दो यहाँ पे, ये t बड़ा, एक रेवोल्यूशन हुआ ना।
So 2 pi mv cos theta the whole by qb. And ऐसा पाथ मस्त देखा, ding 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 ding. This was called not a spiral path. स्पाइरल तो ऐसा होता है जलेबी जैसा, ये है हेलिकल पाथ. हेलिकल पाथ ऐसा होता है पूरा सीन. सो पिच इज 2 पाई एम बी cos थीटा बाय क्यू बी. हमने ये भी देखा ना. आगे बढ़ जाते हैं. लेट्स फाइंड आउट द टॉर्क. इक्वेशन ही है मस्त. उसके बाद गैल्वानोमीटर की बातें करेंगे. सो व्हेनेवर अ रेक्टेंगुलर current carrying loop, when a rectangular current carrying loop is placed in a magnetic field, it experiences torque. And torque का equation anybody? Yeah. Nia bar cross B bar. So N is the number of turns, I is the current, A is the area vector A bar, and B bar is the magnetic field. So magnitude of this torque tau is B na sin theta. Where theta, please do not forget, theta is the angle between the area vector A bar and the magnetic field B bar. हमेशा याद रखना. और तुमको यहाँ पे पता हो, हमने निया बार को एक अलग ही नाम दिया था. हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में देखने भी वाले थे. Here निया बार is called mu bar, denoted as magnetic moment of the coil. That's why tau bar was mu bar cross B bar. Very much synonymous, very much analogous to tau bar is P bar cross E bar. बराबर है. तो इसी तरह का पूरा मस्त था. So this was tau bar is mu bar cross B bar. And torque का ऐसा यूनिट था न्यूटन मीटर. And mu bar का ऐसा यूनिट NIA. नंबर ऑफ टर्न्स का तो कुछ यूनिट नहीं. I का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर. So ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने ही वाले थे, इज एम्पियर ऑफ नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर. और इसी टॉर्क की वजह से बना था गैल्वानोमीटर. यू नो अ गैल्वानोमीटर के अंदर वायर वाउंड होता है फ्रेम पे, रेक्टेंगुलर फ्रेम पे, और जैसे ही करंट फ्लो होता है तो वो घूम जाता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो गैल्वानोमीटर का कुछ डेफिनेशन, कुछ डायग्राम इस प्रकार हुआ करता था. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, cylindrical poles of the bar magnet, and cylindrical poles will provide a radial magnetic field always. The torque on the coil tau coil is B na sin 90. हमेशा गैल्वेनोमीटर में एंगल 90 रहता है. सो दिस इज B ना. एंड फिर अगर करंट कट जाए तो वो टॉर्क तो ऐसे ही लेके जाएगा पॉइंटर को. पॉइंटर वापस कैसे आएगा? इफ यू रिमेंबर, नीचे एक स्प्रिंग लगाई थी हमने. सो रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग. And tau restoring was K phi. And in equilibrium, tau coil is tau restoring. Therefore, B na is K phi. Very important equation. इसी से आधे दूर जाता है. Phi is the deflection of the pointer. Good morning. Phi is the deflection of the pointer, and K is the torsional constant of the spring.
ऐसा यूनिट भी याद रखना जरूरी है, ऐसा यूनिट ऑफ के न्यूटन मीटर पर रेडियन. अच्छा, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज लाइक दैट, न्यूटन मीटर पर रेडियन. तो बीना इज इक्वल टू के फाई, एंड मैं जब करंट फाइंड करने जाता हूं तो इट बिकम्स, सो आई is k by band the whole into phi, which gives me I proportional to phi, क्योंकि k और band पूरा constant है, so I is proportional to phi. This is the basic idea for a moving coil galvanometer, MCG. अगर tangent galvanometer की बात करो, for a tangent galvanometer then I will be proportional to tan phi. आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी बता रहा हूं. For a tangent galvanometer, I is proportional to tan phi. Also, अगर इस इक्वेशन को देखो तो phi by I is band by K. This is called current sensitivity. Phi by I is band by K. And नंबर तो पता ही नहीं किसी का, नंबर 4 है. And voltage sensitivity चाहिए अगर, तो नीचे R से डिवाइड कर लो, क्या मिल जाएगा, phi by IR, and IR is V. Just have a look. तो phi by IR is band by KR. मैंने नीचे दोनों को R से डिवाइड किया है, and IR is what, V. So phi by V is band by KR, where R is the resistance. So this is voltage sensitivity. Before I move on, let me tell you, this galvanometer can be used as two things. It can be used as a current measuring device. It can be used as a voltage measuring device. If it is used as a current measuring device, it is called ammeter. So ammeter मतलब current measuring device. तो मैं टिप्स में इसका नाम लिख देता हूँ, measures current. Ammeter is always connected in series with the circuit connected in series, and the ideal resistance of an ammeter is 0. Ideal resistance is 0. But दुनिया में कुछ भी आइडियल ही नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है, we connect a low value resistor in parallel called shunt. We connect a low value resistor in parallel called shunt. And shunt को याद है, छोटा RS कहते थे. Equation anybody? RS RG IG over I minus IG, where RG is the resistance of the galvanometer, IG is the max current that can pass through the galvanometer, और जगह बची नहीं तो यहाँ लिख देते I is the current that is to be measured. तो RG is the resistance of the gal, IG is the max current that can pass through the gal without damaging it, and I is the current that you want it to measure. So this was the equation for shunt. On the other hand, if you want to use a galvanometer as a voltage measuring device, then it is called a voltmeter. So what does voltmeter do? It measures the PD between 2 points. It is always connected in parallel between the 2 points. Ideal resistance of a voltmeter is infinite, but दुनिया में कुछ भी infinite तो होता नहीं है. So we connect a high value resistor. We connect a high value resistor in series with the galvanometer, and we call it series resistance. By a quirk
ये छोटा आर एस है, वो बड़ा आर एस है, बात तो वही है, पर बड़ा आर एस इज वी बाय आई जी माइनस आर जी. RG you already know resistance of the galvanometer, IG max current that is to be passed through the galvanometer, that can pass through the galvanometer, and V is the voltage या potential difference that is to be measured. तो इस सुंदर चीज के साथ हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट जो है सो खत्म होता है. अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में बातें करेंगे, फिर EMI आएगा और AC वगैरह सब बढ़ता जाएगा. आप इसको ध्यान से देखिए, वर्कशीट में से न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए. कोई भी दिक्कत हो, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच. बाय बाय.